हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री के फिफ्थ लेक्चर करने वाले हैं। एंड न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल philosophy that stressed the importance of the traditional established institution and the customs and preferred the gradual development to the quick changes। कंजर्वेटिज्म वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण था। फिलोसॉफी मतलब दृष्टिकोण, जो लोग ट्रेडिशन मतलब परंपरा को इम्पोर्टेंस देते थे। इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन मतलब जो पुराना इंस्टीट्यूशन है, जो बरसों पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया है, उन लोगों को इज्जत देते थे, उन लोगों को सम्मान देते थे। एंड द कस्टम्स रीति रिवाज एंड प्रिफर्ड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू द क्विक चेंजेस। और वो लोगों का मानना था ग्रेजुअल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है टू द कंपेयर ऑफ द क्विक चेंजेस। मतलब जो जल्दी जल्दी हम चेंजेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि हम धीरे धीरे चेंजेस करें। ठीक है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन in 1815, the European governments were driven by the spirit of conservatism। जब 1815 में नेपोलियन का डिफीट हुआ मतलब हारा, वो वाटरलू में हारे थे नेपोलियन। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया। उसके बाद पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म का स्प्रेड दौड़ने लगा। कंजर्वेटिज्म बिलीव that established traditional institution of the state and the society like monarchy, church and social heritages, property and the family should be preserved। कंजर्वेटिव्स का मानना ये था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मोनार्क, चर्च और सोशल हेरिटेजेस। हेरिटेज मतलब दर्शनीय इलाका या जगह या कोई इंस्टीट्यूशन, उसको बोला जाता है हेरिटेज। जैसे ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज है। तो मतलब कंजर्वेटिव्स में वो लोग थे जो मोनार्क तक को वापस लाना चाहते थे, चर्च को वापस लाना चाहते थे और सोशल हेरिटेजेस को वापस लाना चाहते थे। ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिज्म हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रेवोल्यूशनरी डेज। लेकिन ज़्यादातर जो कंजर्वेटिज्म है वो लोग पुराना तरह से जीना नहीं चाहते थे। वो लोग पुराने चीज़ों को वापस तो लाना चाहते थे, जैसे मोनार्क को, चर्च को। मतलब वो लोग जो सिर्फ राज करना चाहते थे पॉलिटिकली, वो लोग मोनार्क को ला करके उस जगह पर राज करना चाहते थे, लेकिन पुराने ढंग से नहीं रहना चाहते थे। जैसे अगर पुराना ढंग में कपड़ा पहनने का तरीका अलग था, उस तरह का कपड़ा वो लोग अभी नहीं पहन रहे थे, लेकिन बाकी सब बोल रहे थे हम पुराना जो चीज़ चाहते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ चाहते हैं, पारंपरिक चीज़ चाहते हैं। और उनका ट्रेडिशनल चीज़ में केवल एक चीज़ आता था, वो आता था मोनार्क। Rather they realized from the changes initiated by the Napoleon that the modernization could in fact strengthen the traditional institution like monarch। लेकिन वो उन लोगों को अब ये पता चल चुका था, हमको अगर पुराना तरीका से रहना है, मतलब मोनार्क को लाना है, तो ज़रूरी नहीं हम पुराना तरीका से रहें। क्योंकि नेपोलियन बहुत सारा तरह का जो है मॉडर्नाइजेशन का काम किया था। जैसे सफरेडम का ख़त्म कर देना, फेडरलिज्म को हटा देना, वेटेज एंड मेजरमेंट का सिस्टम लागू कर देना, एक सिस्टम लागू कर देना, ये सब जो है सब का सब मॉडर्नाइजेशन है। तो उन लोगों को पता चल गया कि पुराना चीज़ अगर हमको मोनार्क लाना है तो ज़रूरी नहीं हमको सब कुछ पुराना करना पड़ेगा, हम नया ढंग से जीते हुए भी मोनार्क को वापस ला सकते हैं। इट कुड मेक द स्टेट पावर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। उन लोगों को ये पता चल चुका था अगर हम लोग मॉडर्नाइज हो जाते हैं तो हम लोगों का पावर बढ़ जाएगा। इफिशिएंट मतलब जो है असरदार, और स्ट्रांग मतलब ताकतवर ढंग से। मतलब हम लोग जो है असरदार ढंग से और स्ट्रांगली किसी पर हमला कर सकते हैं, फिर राज कर सकते हैं। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकर चाकर। डायनेमिक इकोनॉमी, तेज़ी से ग्रो करता है इकोनॉमी। एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सफरेडम। फ्यूडरलिज्म मतलब सामंतवाद, सफरेडम मतलब किसान दासता। अगर आप लोग अब एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडरलिज्म और सफरेडम में क्या अंतर है? फ्यूडरलिज्म मतलब आप सब तरह से उनका गुलाम। जैसे अगर हम कटप्पा का बात करें, बाहुबली का कटप्पा, वो बहुत बढ़िया योद्धा था, लेकिन फिर भी वो राजवंश का गुलाम था, उसको सारा बात मानना पड़ता था। तो वो आएगा फ्यूडरलिज्म में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको केवल किसानी के लिए मतलब खेती के लिए रखा जाता है,
जैसे उनका पिताजी अगर उस खेत में काम क्या करता था वो भी काम करेगा, फिर उसका बेटा भी काम करेगा। इसको बोला जाता है सफरडम। फ्यूडरलिज्म मतलब सब ढंग से वो उसका गुलाम है, और फेडरलिज्म मतलब सिर्फ खेती के ढंग से उसका गुलाम है, वो खेती में सिर्फ उसका हाथ बटाएगा। Abolition of federalism and the suffragan could strengthen the autocratic monarch of the Europe. उन लोगों को पता चल चुका था कि अगर हम सफरडम और फेडरलिज्म को ख़त्म कर देते हैं तो मोनार्क को और ज़्यादा पावर मिलेगा, क्योंकि नेपोलियन ऐसा किया था और नेपोलियन के पास बहुत ज़्यादा पावर था। इसीलिए उन लोगों को पता नहीं था क्यों, लेकिन वो लोग ये जानते थे नेपोलियन ऐसा किया था और नेपोलियन का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia and Austria, who had collectively defeated the Napoleon, meet at Vienna to draw up the settlement for the Europe. मतलब ये नेपोलियन को हराने के लिए 4 देशों को मिलना पड़ा। ब्रिटेन बहुत बड़ा देश है, रशिया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। उस टाइम में इन दोनों देश का भी बहुत ज़्यादा ध्वंस था। आप लोगों को याद होगा तो पर्शिया जो है एक जॉल वाराइन बोल के अथी भी बनाया था, पीछे हम लोग अभी कल को ही पढ़े थे, जॉल वाराइन, इसको पर्शिया बनाया था, इनिटेटेड बाय पर्शिया, है ना। जॉल वाराइन को पर्शिया बनाया था। और ये यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पहले 30 सिक्का था, उसको 2 सिक्का में बदल दिया गया था। इससे जो है हम लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होता था। अब ये चारों देश जो है चारों मिल करके नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को हराने के बाद वो लोग वियना में मिले, वियना जगह में वो लोग मिले और सेटलमेंट किए कि अब यूरोप को हम लोगों को किस तरह बनाना है। द कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मीटिंग भी होता है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो कांग्रेस था मतलब जो मीटिंग था उसका जो होस्ट कर रहे थे उसको वो एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स ड्रू अप the territory of the Vienna of the 1815 with the subject of undoing most of the changes that had came about in Europe during the Napoleonic Wars। वो लोग वो सारा चेंजेस को अंडू कर देना चाहते थे, मतलब पीछे कर देना चाहते थे जो नेपोलियन किया था। मतलब नेपोलियन अगर कुछ काम किया है उसको वो लोग वापस से पहले जैसा कर देना चाहते थे, अंडू कर देना चाहते थे। The Bourbon dynasty, which had been deposited during French Revolution, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे लुइस 16, और बॉर्बन फैमिली से रिलेटेड थे लुइस 16। उस बॉर्बन फैमिली को वापस से रीइस्टेब्लिश कर दिया गया, क्योंकि लुइस 16 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उनको मार दिया गया था। Was restored to the power and the France lost the territories that it had annexed during the under Napoleon। मतलब नेपोलियन जो बहुत जल्दी बहुत सारी जगह को जो ऑक्यूपाई कर लिया था, अब फ्रांस को वो सारा जगह को खोना पड़ा। A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent the French expansion in future। फ्रांस जो था उसके आसपास में ढेर सारा स्टेट बन गया, कंट्री बन गया। और यहाँ ढेर सारा कंट्री बनने का कारण क्या था, पहले तो इस पे फ्रांस राज कर रहा था, लेकिन अब तो इसको अपना राज हटाना पड़ रहा है ना। तो पहले ये सब का सब फ्रांस था, लेकिन अब जैसे जैसे इसका राज हटा फ्रांस का, तो ये एक अलग कंट्री बन गई, ये एक अलग कंट्री बन गई, ये एक अलग कंट्री बन गई, ये एक अलग कंट्री बन गया। Thus the kingdom of the Netherlands, which included the Belgium, were set up to the north, and the Genoa was added to the Piedmont to the south। नॉर्थ में, इस डायरेक्शन में नॉर्थ में नाइदरलैंड का स्थापना हुआ, और यहाँ पर बेल्जियम था। नाइदरलैंड में ही बेल्जियम था, और साउथ में बनाया गया जेनुआ, और जेनुआ के अंदर आया था पिडमोंट जेनुआ का ही एक छोटा सा पार्ट था। पर्शिया वॉज गिवन द इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। पर्शिया, क्योंकि पर्शिया भी इसको हराने में मदद किया था, नेपोलियन को हराने में 4 देश मदद किए थे, चारों को फायदा होना चाहिए। तो पर्शिया को क्या मिला, पर्शिया को एक नया स्टेट मिला उसके वेस्ट में, ठीक है।
While the Austria was given the control to the northern Italy, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली में कंट्रोल मिला, बट देन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ द 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन जितना भी काम किया वो लोग सबको अंडू कर दिया, वापस पीछे कर दिया, लेकिन वो लोग जो नेपोलियन का जो 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन था उसको वापस नहीं किया, उसको मतलब पीछे नहीं किया, उसको नहीं तोड़ा। उसको ना तोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था, अगर उसको लोग तोड़ देता है तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। इन द ईस्ट द रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ द पोलैंड वाइल द पर्शिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ द सैक्सनी। रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया और पर्शिया को सैक्सनी को कुछ पार्ट दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर इन द यूरोप। जो कंजर्वेटिज्म था उसका मेन एम ये था कि वो लोग वापस से मोनार्क को लेकर के आए, जिसको नेपोलियन ओवरथ्रो कर दिया था, हटा दिया था। नेपोलियन खुद भी एक तरह का मोनार्क ही था, लेकिन वो लोग डायनेस्टिक मोनार्क को हटा दिया था। ठीक है, तो वो लोग वापस से जो है वही डायनेस्टिक मोनार्क को अपना वापस लाना चाहते थे। कंजर्वेटिज्म रेजिम इज सेट अप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। जितना भी नया नया रीजन बना, जितना भी छुटपुट जो भी जगह बना, सब का सब ऑटोक्रेटिक बना। दे डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म एंड द डिसेंट एंड साउथ टू कर्ब द एक्टिविटी दैट क्वेश्चनड द legitimacy ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो अपने खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, एक भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और उन सभी लोगों को क्रब कर देते, मतलब कुचल दे रहे थे जो उनके खिलाफ किसी तरह का आवाज़ उठा रहे थे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ जो थोड़ा भी आवाज़ उठा रहे थे। मोस्ट ऑफ देम imposed the censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, songs and reflected the ideas of the liberty and freedom। जितना भी देश का राजा था वो लोग ज़्यादातर क्या मोनार्किस्ट क्या किया कि वहाँ पे सेंसरशिप लागू करते। सेंसरशिप लागू करना ये बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि अगर हम इंडिया का बात लें तो इंडिया को जो आज़ादी मिला था उस वक्त किताबों का बहुत बड़ा रोल था। बड़ा बड़ा पोएटर जो है बहुत सारे पोएम लिख रहे थे, जिससे लोगों के अंदर जो देशभक्ति का भावना भर रहा था। अब यहाँ पर उस तरह का कुछ चीज़ नहीं हो सकता। अगर आप बुक लिखे हैं तो पहले उसको आप सरकार पढ़ेगी, उसके बाद ही वो पास हो सकता है। न्यूज़पेपर में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो पहले उसको सरकार पढ़ेगी, उसके बाद ही वो पास हो सकता है। किसी भी तरह का अगर आप सॉन्ग को रिलीज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसको पहले आपको सरकार को सुनाना पड़ेगा। तो इससे क्या था, सरकार को बहुत बढ़िया ये मदद मिल गया था कि सरकार पूरा बढ़िया से कंट्रोल कर सकता था पीपल के ऊपर। हमें यहाँ पर ये लोग जो बस खाली दिखाने के लिए क्लब बना लिए, लेकिन इस क्लब में कुछ नहीं होता था। ये क्लब में लोग बस खाली आते थे, बैठते थे, ताकते थे एक दूसरे को, मतलब सबके मुंह में पट्टी बांधने का ये मतलब है कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, केवल क्लब बना करके बैठा हुआ है। ये मोनार्किस्ट का बात किया जा रहा है कि मोनार्किस्ट लोगों के बारे में, लोगों को ये दिखा रहा है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में हो क्या रहा है, सब लोग केवल चुपचाप बैठे हुए हैं। फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात किया जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था। द मेमोरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉन द लेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर द लिबरल्स। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज है वो हमेशा जो है लिबरल्स को इंस्पायर कर रहा था। ठीक है, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का खत्म हुआ बहुत समय हो गया था, लेकिन उनका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहा। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल्स नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ लिबरल नेशनलिस्ट क्या है, ऐसे लोग लिबरल्स, हम लोग पीछे पड़े थे, लिबरल्स जो आज़ादी से रिलेटेड थे। लिबर का मतलब ये था आज़ादी, लीवर का मतलब ये था फ्री। ठीक है, लिबरलिज्म मतलब ऐसे लोग जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों का सबसे पहला और सबसे बड़ा मांग क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्योंकि जब तक वो लोगों को जो उनके बारे में बताएंगे नहीं कि मोनार्क क्या है, उससे क्या क्या खामियां हैं, तो लोग तब तक समझेंगे नहीं। इसीलिए उन लोगों का सबसे बड़ा मांग ये था कि आप पहले प्रेस को फ्री करो।
इसके बाद हम लोग द रेवोल्यूशनरीज पढ़ेंगे, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।